Good morning, student. This is your class 8, and in this class we will learn our first chapter, crop production and management. Okay. अब इस चैप्टर से हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि क्रॉप एंड मैनेजमेंट मतलब कि जो हम लोग क्रॉप्स को कैसे उसको उगाना है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करना है और उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट मतलब उसको रख रखाव में के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक ना, या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे हम लोग सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है हिंदुस्तान में 1960 में एक मैनेजमेंट के लिए एक संस्था बना था। वो बना था इसलिए क्योंकि जितने भी पॉपुलेशंस हैं उसको एक फूड जो है वो प्रॉपर वे में सबको मिल सके। तो फूड की बात, अगर क्रॉप्स की बात करते हैं, ग्रोन की, तो बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का सेटलमेंट जो हुआ था वो हमारा एग्रीकल्चर के कारण ही हुआ था। क्योंकि जहाँ पे अगर कोई रुका है, अगर स्टे कर गया है, जो भी हमारे नोमैड्स थे पहले, जितने भी नोमैड्स थे, वो एग्रीकल्चर जब डेवलप किया गया, जब डेवलप उसका डिस्कवरी हो गया, तब वो अपना घर और अपने रहने का एक स्टेबिलिटी जो है वो बन गया था। ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे एग्रीकल्चर में, तो हमने पहले ही बताया कि एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक मैनेजमेंट जो बना था फर्स्ट टाइम इंडिया में, वो 1960 में बना था। और वो इसलिए बना था कि ताकि जितने भी पॉपुलेशंस हैं उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद हाइब्रिड प्लांट्स एंड मॉडर्न मशीन्स, इक्विपमेंट्स का भी प्रोडक्शन किया गया ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जा सके। और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश के, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका अदा करता है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि जब हमारे देश की जीडीपी सारे सेक्टर्स में लो चला गया था, इट मीन्स कि निगेटिव में था, लेकिन एकलौता एक एग्रीकल्चर जो हमारे देश का जीडीपी को क्या किया था, इंक्रीज किया था। ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए वहाँ की एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना, और वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से उसके लिए प्रधान को देना, उसकी संस्था को एक अलग अहमियत देना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रॉप प्लांट्स क्या है? तो क्रॉप प्लांट्स की बात करेंगे तो द क्रॉप इज द टर्म्स यूज, क्रॉप एक ऐसा टर्म है दैट डिस्क्राइब द प्लांट्स दैट कैन ग्रो ऑफ फील्ड लार्ज स्केल। मतलब किसी बड़े जगह पे जब हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप्स को उगाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रॉप प्लांट बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मान लो कि क्रियल्स क्रॉप है, एक बड़ा स्केल में हम लोग इसको, गेहूं को लगाते हैं, धान को बहुत बड़ा स्केल में लगाते हैं। तो ये जितने भी क्रॉप प्लांट्स है, इस सबको एक बड़े स्केल में हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, और उस लगाने के टर्म्स को ही हम लोग क्रॉप करते हैं। अब कुछ क्रॉप जो है वो कैसे मिलते हैं, क्रॉप्स के कुछ अलग अलग तरह के सीजनली क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे क्रियल्स एंड ग्रेन्स क्रॉप, क्रियल्स एंड ग्रेन्स क्रॉप किसको कहेंगे, तो इस कैटेगरी में जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी मिलते हैं, उसको हम लोग जैसे राइस, व्हीट, मैज, ब्रैली, ओट्स, ये जितने भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियल्स क्रॉप में, जिसको हम लोग खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेन्स क्रॉप के नाम से भी जानते हैं।
अब आता है रूट क्रॉप, किसको बोलते हैं? तो रूट क्रॉप जिसे रूट से, जिस फूड से, जिस वेजिटेबल से, जिस फ्रूट से रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके खाने में, जैसे मान लो कि कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गया, इसको हम लोग रूट क्रॉप्स कहते हैं। फाइबर क्रॉप्स किसको कहते हैं? तो जूट और कॉटन, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि जूट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कुछ बीने वगैरह में काम, बुनाई में काम करते हैं, या कुछ जो आप देखे होंगे वीट का बैग थैला होता है वो बना होता है, जूट का बना होता है, तो इसका इस्तेमाल, कॉटन का इस्तेमाल भी करते हैं। पल्सेस एंड लिग्नस, पल्सेस किसको, इसको हम लोग जैसे पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, इसको हम लोग प्लांटेशन करते हैं। रबर, कोकोनट, इसको हम लोग प्लांटेशन करते हैं। उसके बाद टिम्बर क्रॉप्स, जिसको हम लोग जैसे पोटैटोज हो गया, ट्रॉपिका हो गया, ये हमारा टिम्बर क्रॉप्स के अंदर आता है। ऑयल सीड क्रॉप, तो सोयाबीन्स होता है, मस्टर्ड होता है, इसको हम लोग आप लोग सोयाबीन्स, मस्टर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स क्रॉप बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं और उसका ये क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो ये हमने देखा। उसके बाद आता है क्रॉप प्लांट्स एंड द सीजन। सीजन के हिसाब से अगर क्रॉप प्लांट है तो दो तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो बेसिकली रेनी सीजन में लगाया जाता है और इसका ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जून जुलाई के अंदर में लगाया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। और इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? तो राइस हो जाता है, मैज हो जाता है, कॉटन्स होते हैं। इस तरह के क्रॉप जो है वो जून जुलाई में लगाए जाते हैं और फिर उसको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर रबी क्रॉप की बात करते हैं, तो इसकी बात करेंगे तो ये विंटर सीजन क्रॉप्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसको हमने क्या बोला, रबी सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेनी सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। और कभी कभी आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि व्हाट इज द रेनी सीजन क्रॉप्स, तो इजिली यू कैन से दैट द खरीफ क्रॉप इज द कॉल्ड रेनी सीजन क्रॉप। उसी तरह से व्हाट इज द विंटर सीजन क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स इज कॉल्ड टू द विंटर सीजन क्रॉप। इट द एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मस्टर्ड हो गया, वीट होगा, पोटैटोज हो गया, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्या ड्यूरेशन क्या है? तो ये अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जो कि अभी आपने देखा था कि गेहूं की खेती लगाई गई थी और अभी आपका अप्रैल मंथ खत्म हुआ है तो वो कटा है। अगर आप कोई गांव में है या किसी को गांव से ये है तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए कि क्रॉप्स जो हम लोग लगाते हैं उसकी कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक समझिए कि आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने का मतलब क्या है कि आप सुबह उठे स्कूल चल दिए? नहीं, क्या करना है हमको? पहले फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद हमको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट होने के स्कूल का जो भी रूटीन है उसको हमको रखना है। फिर हम लोग उसके बाद ब्रेकफास्ट करके रख लिए, रूटीन रख लिए, फिर हमको क्या करना है? स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है, जो भी आपका यूनिफॉर्म का स्कूल का यूनिफॉर्म उसको पहनना है। बस से जाते हैं तो फिर बस स्टॉप पे जाना है, फिर बस स्टॉप से आप स्कूल जाते हैं। तो क्या है? एक प्रोसेस है। तो उसी तरह से जब हम लोग कोई भी खेती करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर में कुछ प्रोसेस ही होती है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहला आप देखे होंगे कि अगर हम लोग किसी घर में भी अगर प्लांट्स वगैरह लगाते हैं या फ्लावर्स वगैरह, तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग मिट्टी कहीं से लाते हैं, ठीक है। मिट्टी को क्या करते हैं? उसको अगर बड़ा बड़ा उसका मिट्टी का पीस है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पीस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको गमला में इंसर्ट करते हैं। फिर उसमें अगर कुछ खाद की ज़रूरत होती है तो उसमें खाद डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है। अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट्स ग्रो नहीं है। मान लो कि बड़ा पीस है मिट्टी का, वही ला के हम गमला में रख दिए और प्लांट उसके अंदर में लगा दिए, तो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रैक्टिसेस बनाया गया है, उसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है कि सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन क्या है कि हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं?
प्रिपेयर करते हैं। तो हमने पहले बताया कि प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, तो उसका जो बड़ा बड़ा जो पीसेस है उसको हम लोग तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद एक बारीक, और उसको करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लॉजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, टिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरह के। देखो, आप गमला में लगा रहे हो तो उसको हैंड से कर सकते हो, लेकिन जब आप एक बड़े फील्ड में आप क्रॉप्स लगा रहे हो तो उसके लिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टूल्स वगैरह, कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम लोग उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं प्लॉजिंग के द्वारा, फिर हम लोग अगर आपका लॉगिंग के द्वारा, टिलिंग के द्वारा, फिर हम लोग की बारी आती है फिर उसको लेबलिंग करने का। लेबलिंग क्यों करते हैं, तो ये एक लेबलिंग एक क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इससे जो बड़े पीसेस जो होते हैं वो, जिसको हम लोग अगर मिट्टी के बड़े पीसेस होते हैं उसको हम लोग लम्स करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लम्स बोलते हैं, ठीक ना। लम्स के क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में लेबलिंग के द्वारा भी हम लोग उसको तोड़ लेते हैं, ठीक ना। और फिर उसके बाद हम लोग सरफेस को, ग्राउंड को लेबल कर देते हैं। लेबल करने से और बेनिफिट क्या है कि आपका जब आप उसमें पानी डालोगे तो प्रॉपर वे में पानी सारे जगह पे चला जाता है। और इससे क्या होता है कि हम लोग को सीड लगाने में भी, उसके बीज लगाने में भी वो बहुत आसान हो जाता है। अब आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें कुछ मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ इम्प्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें हम लोग को सबसे पहला जो आता है उसको, जैसे मान लो कि इम्प्लीमेंट्स में क्या है, प्लॉजिंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं। ये इसको करने के लिए जिस चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है वो हमारा प्लॉजर होता है, प्लॉज होता है, हू होता है, उसके बाद कल्टीवेटर होते हैं। तो ये एक मशीन्स है, ये बेसिक्स मशीन्स है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्लॉजिंग, टिलिंग और लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये चीज़ होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सोइंग। सोइंग क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीड आर सोन इन द सॉइल। अब जो हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे, उसमें सीड को हम लोग लगाएंगे। अब दिस प्रोसेस पुटिंग द सीड द सॉइल नोन एज द सोइंग। और इस प्रोसेस को जो हम लोग सीड को हम लोग सॉइल में लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या है कि सोइंग द सीड्स, मैच, माइल्ट, ओट्स। तो ये सारी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। लगाने के प्रोसेस को हमने बता दिया, सोइंग करते हैं। अब इसका कुछ मेथड होता है सोइंग का। अब सोइंग करने का भी अलग अलग तरीका है। अब हम लोग एक ही मेथड से तो नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहला मेथड जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, इसको हम लोग हाथ के द्वारा सीड को क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक ना। तो पूरे फील्ड में सीड को लेते हैं और सीड को हाथ से हम लोग उसको छिड़कते हैं, ठीक ना। अगर आप किसी गांव से जुड़े होंगे, अगर गांव जाते होंगे तो आप इसको देखते होंगे कि गांव में क्या करते हैं लोग, खेत में क्या करते हैं कि सीड ले लेते हैं और हाथ से उसको ये कर देते हैं, छिड़क देते हैं, उसको सोइंग हो जाता है। इसे स्प्रेड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग सीड द वीट, गेहूं का भी करते हैं, कोरिएंडर का भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ सोइंग। ये बहुत सस्ता होता है। अब इसमें क्या है, हमारा फिजिकल एफर्ट लगता है, इसके लिए फिर हम लोग को अलग से कोई चीज़ को जरूर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका है। कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट नॉट रिक्वायर्ड, किसी बड़ा मशीन वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं होता है, आसानी से ये हो जाता है। उसके बाद इसमें कोई स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा टेक्निकल लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, हाथ में सीड लेकर, बीज लेकर आप उसको छिड़क सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब कोई भी चीज़ का फायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। तो सीड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, अगर हाथ से हम छिड़क रहे हैं, सीड को स्प्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा, वो कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा।
क्रॉप्स स्टेट गेट द नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू द इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पहले बताया कि जब हम लोग प्रॉपर सीड का स्प्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो क्रॉप्स भी होगा वो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम मात्रा में भी हो सकता है। तो ये चीज़ था। सम सीड आर नॉट गोइंग सोन द राइट डेप्थ। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कोई भी सीड को होने के लिए उसका एक डेप्थ फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर में रख दिए सीड को तो वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप कहीं प्लांट लगाते हो, घर पे गमला में लगाते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि गमला के ऊपर रख दिए तो प्लांट हो जाएगा, नहीं होता है। क्या करते हैं, उसको एक मिट्टी के अंदर उसको कुछ हद तक उसको डीप करते हैं। ऐसा भी नहीं करते हैं कि पूरे पत्ता के साथ उसको अंदर डाल दिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि एक एक उसका डेप्थ फिक्स है। तो इतने ही डेप्थ के बाद वो आसानी से प्लांट हो जाएगा, तो एक प्रॉपर डेप्थ हो जाता है। तो इसमें हम लोग को चीज़ फेल कर जाता है और उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है ड्रिलिंग और लीनिंग सोइंग। ड्रिलिंग के द्वारा क्या होता है कि इस मेथड में सीड्स को क्या कहता है, एक एग्रीकल्चर सिंपल टूल्स होता है, सिंपल इम्प्लीमेंट्स होता है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिल करके, उसमें होल करते हैं, उसमें सीड डाल दिया, फिर होल किए, फिर हमने सीड डाल दिया। वाइल द प्लॉजिंग मशीन्स ग्रोव इनटू द सीड डिपॉजिट इनसाइड द सॉइल द राइट डिस्टेंस। इसमें क्या होगा कि वो प्रॉपर डिस्टेंस पे जितना डेप्थ चाहिए उतना डेप्थ में जाकर वो सीड को छोड़ देगा। तो ये चीज़ हो जाता है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका सीड जो है वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे चला जाता है। उसके बाद ये हमारा राइट डेप्थ में हो जाता है, टाइम कम और मनी, पैसा भी बचता है और टाइम भी कम लगता है। द क्रॉप स्टेट बिकम द, और जब खेती देखेंगे तो वो पूरा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है और लेस वेस्टेज ऑफ, इसमें सीड खराब होने का चांसेस कम होता है। और इसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फॉर द सोइंग। इसके लिए अब क्या है कि आप इंतज़ार करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो किसी का वेट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा कि रिक्वायरमेंट उसको ज़रूरत होती है। उसके बाद रिक्वायर द स्किल फार्मिंग। अब जो ड्रिल करने जिसको आता है वही तो कर पाएगा। हाथ वाले में क्या था, कोई भी ऐसा उसको स्प्रेड कर सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉपर उसको एक स्किल्ड लेबर चाहिए जिसको आता हो। उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा प्रोसेस है। तो राइजिंग द सीड एंड द नेसेसरी ब्लॉक, हम लोग क्या करते हैं एक नर्सरी में सीड्स को लगाते हैं, फिर क्या करते हैं एंड देन प्लांटिंग देम द अदर मेन फील्ड, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मेन फील्ड, ठीक ना। ये अक्सर किसके साथ होता है, राइस, आप देखे होंगे राइस और टोमेटोज और ओनियंस एंड कॉलीफ्लावर्स, इसके साथ ये चीज़ होता है कि हम लोग क्या करते हैं इसको नर्सरी में लगाते हैं, जब थोड़ा ग्रोथ हो जाता है तो फिर उसको हम लोग निकालते हैं, फिर ले जाकर बड़े फील्ड में उसको हम लोग लगा देते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, इट अलाउज द फॉर्म एंड मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंड हेल्दी सीड। इसमें क्या होता है कि जो अच्छे सीड्स हैं उसी को हम लगाएंगे दूसरी जगह, जो खराब हो गया उसका क्यों ले जाएंगे, उसको हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट्स हम लोग लगाएंगे, जितने भी क्रॉप्स होगा वो एक प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से होगा। इट एनेबल टू प्लांट द डेवलप द मच हायर रूट एंड द शूट सिस्टम, मतलब ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बल्कि नहीं होता है, वो एक स्टैंडर्ड साइज में खत्म हो जाता है। द फार्मर गेट टू द हेल्थियर यील्ड एंड द सीडिंग सेलेक्ट द ग्रोन थ्रू द मेन फील्ड, मतलब वही चीज़ बताया हमने कि वो क्या कर सकता है उसमें से जो अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स होंगे, जो अच्छे प्लांट्स होंगे उसी को लेगा, दूसरे को छोड़ देगा और फिर उसको मेन फील्ड में लगाएगा। इसका कॉमन डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर द एक्स्ट्रा एफर्ट एंड लेबर। अब इसमें क्या है कि एक जगह लगाना है फिर दूसरी जगह उसको ले जाना है, उसमें आदमी ज़्यादा लगेंगे, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा। तो क्या है कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगता है और लेबर का भी
लेबर भी इसमें ज़्यादा लगता है। अब एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे, अब ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, जब हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तभी जाके हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। अब मैन्योर्स क्या है? ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स है। ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? तो डेड एंड डिग्लेस प्लांट जो होते हैं, जो एनिमल सड़ जाते हैं, जब प्लांट्स का लीफ वगैरह सड़ जाता है, सड़ने के बाद जो वो डिकम्पोजर्स रेडी होते हैं, उसी को जो वेस्टेज जो होता है उसका, या हमारे किचन का जो वेस्टेज है, या हमारे वॉशरूम का वेस्टेज जो है, वो सारे चीज़ क्या करता है? वो हमारा मैन्योर्स बनाता है। ठीक ना। अब जब हम लोग मैन्योर्स को सॉइल में ऐड करेंगे तो वो क्या करता है कि प्लांट्स को डेवलप करता है और प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। याद रखिए। अब अलग अलग तरह के मैन्योर्स भी होते हैं। तो एक सबसे पहला मैन्योर जो होता है वो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर्स होता है, दूसरा हमारा ग्रीन मैन्योर्स होता है। फार्म यार्ड मैन्योर्स क्या है? तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉज होते हैं, जैसे घास फूस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको होता है यूरिन, लीव्स एंड अदर फॉर्मयार्ड वेस्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एस्ट्रॉ, यूरिन एंड लीव्स एंड अदर फॉर्मयार्ड, अगर इसके अलावा अगर कुछ है तो वो सारे चीज़ वेस्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मयार्ड मैन्योर्स। और ग्रीन मैन्योर किसको बोलते हैं? ये हमारा लिविनस प्लांट जो होते हैं, जैसे क्लोव्स हो गया, पीज हो गया, चिकपीस हो गया, इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर्स कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद तीसरा आता है कंपोस्ट। इट इज मेड बाय ड्यूरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट ऑफ इन द पीट। जब हम लोग एक कंटेनर में या एक गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उसको हम लोग उसको रख देते हैं, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस डेवलप होते हैं, जो प्रेजेंट्स होते हैं, वो उसके लिए बहुत ही जो सॉइल के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब मैन्योर्स का एडवांटेज क्या है? तो इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है कि वाटर में सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लो कि पानी जो सॉइल जो वाटर को ऑब्जर्व करके कुछ देर तक रखता है। आप एग्जांपल अगर हम लोग करना चाहेंगे तो उसको आप देख लेंगे कि एक हम लोग मिट्टी लेंगे, नॉर्मल सा जो सॉइल है उसको लेंगे, और एक बालू का कंटेनर लेंगे, एक गिलास लेंगे, गिलास लेने के बाद उसके थर्मोकोल गिलास लेंगे, और उसके होल में हम लोग क्या करेंगे, नीचे से सब में दोनों ग्लास में होल कर देंगे। एक में हम मिट्टी को फिल कर देंगे, दूसरे में जो सैंड है, रेती को फिल कर देंगे। जब हम लोग ऊपर उस ग्लास में पानी डालेंगे तो हम लोग को पता ये चलेगा कि सैंड का जो नीचे से पार्ट जो है, जो होल है, उसमें से वाटर ज़्यादा निकल रहा है एज कम्पेयर टू द सॉइल। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो सॉइल जो होता है वो वाटर होल्डिंग कंपोनेंट्स है, और लेकिन सैंड जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है उसके अंदर। तो जब हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसमें आपका कंपोस्ट अगर हम लोग डालते हैं, डिकम्पोजर्स वगैरह डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी होल्डिंग को, वाटर होल्डिंग को बढ़ा देता है। इट्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द सॉइल, और सॉइल बनाने में भी मदद करता है, और फ्रेंडली माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव जो होते हैं उसको अंदर फ्रेंडली भी होता है। इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी एंड इंडेंस द सॉइल पोरोसिटी एंड एसेस द गैसेस, और सॉइल में पोरोसिटी को भी डेवलप करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है कि गैसेज जो एक्सचेंज होते हैं सॉइल के अंदर, अगर आपके पास वो डिकम्पोजर्स है, वो मैन्योर्स है सॉइल में, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो मैन्योर्स मेड बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ द slurry of water, ducts and for the animals, this process is release the gases। अब जब हम लोग इसको सड़ाते हैं, किसको, प्लांट्स को या एनिमल्स को, तो इसके द्वारा जो गैस निकलता है, वो गैस जो है
वो CH4, CO2 एंड H2S आर कॉज द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जो गैस इसमें से निकलता है वो हमारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, मीथेन निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। तो इस तरह के जो गैसेस होते हैं वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक ना। अब आता है नेक्स्ट इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो मैन्योर्स में हमने देखा, अब आते हैं हम लोग इसके फर्टिलाइजर्स क्या है। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है, ठीक है। एक केमिकल सबस्टांसेस है जो कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे मान लो पोटेशियम है तो पोटेशियम है, फास्फोरस है तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस है तो नाइट्रोजन फास्फोरस है। लेकिन मैन्योर्स में इस तरह के कैटेगराइज नहीं था। तो इससे क्या इससे हम लोग देखेंगे कि इसका बेनिफिट और इसका ये भी देखेंगे। तो ये एक तरह से, और कुछ जो फर्टिलाइजर्स है उसका एग्जांपल भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे NPK, यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। तो ये नाम है आपके फर्टिलाइजर्स के, और फर्टिलाइजर्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि फर्टिलाइजर्स के नेम एग्जाम्स में आते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। अगर मान लो कि सॉइल में केवल पोटेशियम की कमी है तो हम केवल पोटेशियम डाल देंगे उसमें। अगर हमको पता है कि इसमें एमोनियम की कमी है तो एमोनियम डाल देंगे। अगर हमको पता है इसमें नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन हम लोग डाल सकते हैं। तो सेपरेटली जो चीज़ कम होगा उस चीज़ को हम लोग इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ यूज्ड टू द हैंडल एंड स्टोर द। इसको रखना भी आसान है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है एज कम टू द मैन्योर। इट इज नॉट बल्कि एंड कंपेयर टू द मैन्योर्स के हिसाब से ये ज़्यादा कंपेयर। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इट एक्सपेंसिव कॉज द वाटर पॉल्यूशन, और ये वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। और इट एक्सपेंसिव टू द सॉइल लेस फर्टाइल, और ये हमारे सॉइल्स को क्या करता है? कम फर्टाइल करता है कंपेयर टू द मैन्योर। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का। तो आप जब हमने डिस्क्रिप्शन देखा तो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप उसको फिल्टर कर लीजिए। उसके बाद आता है एक टॉपिक, इरिगेशन क्या है। इरिगेशन इज द प्रोसेस वाटरिंग ऑफ द प्लांट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पानी डालने की प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में, उसको हम लोग इरिगेशन करते हैं। अब अलग अलग तरह के मेथड होते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहला कि इरिगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सीड को जर्मिनेट होने में मदद करता है और हेल्दी बनाता है। सीड्स को क्या करता है? वाटरिंग, जो क्रॉप्स को, अगर हम लोग क्रॉप्स को हेल्दी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है कि अगर हम लोग पानी प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा गला सूखने लगता है, फिर हमको महसूस होने लगता है कि वाटर की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लांट्स को भी क्या चाहिए? वाटरिंग, हेल्दी क्रॉप्स के लिए वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के पार्ट में अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन है या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, वो थ्रू द वाटर ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक ना। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं इरिगेशन का। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, दूसरा मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग अगर इरिगेशन करेंगे तो चैन पंप होता है, ढेकी होता है, मोट होता है। इस तरह के हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वे कुएँ वगैरह तालाब से पानी लेते हैं, फिर हम लोग उसको क्रॉप्स में, क्रॉप फील्ड जो होता है उसके अंदर डालते हैं। अगर मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में दो तरह। मॉडर्न क्या है कि इरिगेशन ये ज़्यादा हमारा लेटेस्ट है, तो इसके द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो आता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, दूसरा आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो सिंपल स्प्रिंकल में क्या होता है कि वो एक ट्यूब से पाइप के ऊपर में पार्ट में नोजल लगा होता है, और नोजल के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं
कि स्प्रिंकल करते हैं। आप पार्क वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि फुहारा की तरह पानी जो है वो फैलता है और पूरे ग्रास को मेंटेन करता है, ठीक ना। उसी तरह से ड्रिप इरिगेशन क्या है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स के रूट होता है ना, रूट के पास एक ट्यूब्स का वो वाटर का सप्लाई होता है, वो डायरेक्टली जो वाटर जो पानी जो है वो प्लांट्स के रूट में चला जाता है। उसके बाद आता है वीडिंग। वीडिंग हम लोग उसको बोलते हैं द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अमंग टू बी द क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो कि वो अनडिजायरेबल, जो उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर वो क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। जैसे उसका एग्जांपल्स अगर हम लोग लेंगे तो लिख सकते हैं अमार्थस, वाइल्ड ओट, ग्रास एटसेट्रा, ये सारी चीज़। और इसको प्रोसेस जो होता है, इसको निकालने की प्रोसेस, रिमूविंग ऑफ द वीड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वीडिंग, ठीक ना। याद रखिएगा कि जब वीड्स को निकालने की प्रोसेस को हम लोग उसको क्रॉप से उसको हम लोग वीडिंग करते हैं। अब उसमें भी क्या है कि कुछ मैनुअल मेथड होता है। मैनुअल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टॉवेल्स वगैरह, टॉवेल या हॉसवा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकालते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मैनुअली जब हम लोग करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद सम डिजायरेबल क्रॉप्स के में भी रिमूव द एक्सीडेंटली। क्या होता है, कभी कभी अच्छे क्रॉप जो है उसके साथ बाहर निकल जाता है, कट जाता है या रिमूव हो जाता है। द इम्प्लीमेंट्स यूज द विड्स आर मेड ऑफ द आयरन, थस द रेगुलर मेंटेनेंस इज टू बी द प्रिवेंट दे आर द सॉरी। अब क्या है कि जो उसका इम्प्लीमेंट जो होता है वो लोहे का बना होता है, तो बार बार क्या होता है, जंग लग जाता है या खराब होता है, तो फिर उसको हम लोग ठीक कराते हैं। या उसका जो क्या बोलते हैं, उसका एज जो होता है मोटा हो जाता है, फिर हम लोग उसको पतला कराते हैं, तो ये चीज़ उसकी ज़रूरत होती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ केमिकल्स मेथड के द्वारा भी हम लोग वीड को ख़त्म करते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके एग्जाम्पल लेते हैं 2D होता है, 2D 4D, जनरली द स्पेयर द वेजिटेटिव ग्रोथ द वीड्स। क्या करते हैं हम लोग उसको कुछ केमिकल्स वगैरह स्प्रे करते हैं, जो केमिकल हमने बताया 2D 4D ये वीडिसाइड्स है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद जो आपका अनडिजायरेबल जो प्लांट्स है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो आपका हेल्दी क्रॉप है वो आपका रह जाता है, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, इसके द्वारा क्या होता है कि कॉमन मेथड द कंट्रोल इन्वॉल्व यूज टू द इंसेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ द वीड। क्या होता है कि कुछ उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ग्रोथ कर जाते हैं और उसको खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं विदाउट इफेक्टिंग द क्रॉप, और क्रॉप को उसको डैमेज नहीं करते हैं, और वो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। और अब ये सारी चीज़ होने के बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स का कटिंग करते हैं, ठीक ना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग, गैदरिंग एंड रिप द क्रॉप इज कॉल्ड टू द हार्वेस्टिंग, ठीक ना। उसको काटना है, गैदर करना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका मैनुअली भी होता है और आप इसमें हम लोग मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों मेथड से होता है। मैनुअली अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इसका डिसएडवांटेज क्या है, हार्वेस्टिंग बाय द मशीन रिजल्ट द स्कैटरिंग द ग्रेन्स एंड इन केस ऑफ द हार्वेस्टिंग द श्रिंकल द स्कैटर्ड ऑफ टू द ग्रेन्स इन द नेग्लिजिबल, ठीक है। तो क्या होता है कि हार्वेस्टिंग करने के टाइम अगर हम लोग मशीन्स वगैरह से कुछ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ग्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। हार्वेस्टिंग थ्रू द मशीन ऑफ द कंबाइंड हार्वेस्टर्स रिजल्ट इज द लॉस ऑफ हे एंड द थूस आर टू बी द फोल्डर। मतलब अगर हम लोग कंबाइंड हार्वेस्टर से इस्तेमाल करेंगे तो जो उसका फूस जो निकलता है वो हमारा वो कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रेसिंग और विनोइंग। थ्रेसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को साफ से दूर करते हैं। चाफ जो होता है उसके अंदर उसको हम लोग भूसा वगैरह बोल सकते हैं, या उसका जो छोटे छोटे स्टीम्स का जो प्लांट के स्टीम उसका प्लांट्स का स्टीम्स का पार्ट जो होते हैं जो ड्राई होने के बाद उसको हम लोग
और ग्रेन से दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इसको मेथड को हम लोग थ्रेसिंग मानते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड भी होता है। ट्रेडिशनल मेथड में छोटे छोटे मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज के डेट में हम लोग इसको बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब विनोइंग क्या होता है? विनोइंग द प्रोसेस द सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट दे आर हेल्प द नेचुरल ब्रिज। क्या है? अब हवा के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स और शाफ्ट को अलग करते हैं। तो अब तो हवा के द्वारा ही कैसे हवा निकलता है, उससे हम लोग उसे ऊपर से गिराते हैं, और जो हल्का जो होता है, जो लाइट वेट होता है, वो आगे चला जाता है, जो हेवी वेट होता है वहीं पे गिर जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की बात करेंगे, तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या है कि एक कंजप्शन के हिसाब से हम लोग रखते हैं, और बाकी जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सूटेबल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो सेफ रहे वहाँ पे हम लोग उसको रख देते हैं। वी आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डेविल, मतलब वो नुकसान नहीं हो, इसके लिए फिर हम लोग उसको बचाते हैं। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर द स्टोरेज। अब स्टोरेज हम लोग कर रहे हैं तो उसका कंडीशंस क्या है, क्या क्या होना चाहिए स्टोरेज के लिए? इंपॉर्टेंट फैक्टर नीड द स्टोरेज ग्रेन्स दैट शुड बी द फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर। वहाँ पे किसी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं रूम के अंदर हम लोग ग्रेन्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे किसी तरह का कोई मॉइस्चर अवेलेबल नहीं हो। इन ऑर्डर कीप दे आर द पेस्ट और पेस्टिसाइड शुड बी द स्प्रेड द। अगर किसी तरह का वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़े हैं या कुछ रेड्स वगैरह, तो उसको हम लोग स्प्रे करके उसको मारकर हटा देना। उसके बाद पीरियडिकली इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोरेज एरिया नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ग्रेन्स। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, हमको बराबर चेक करना है। ये नहीं है कि एक बार रख दिए तो फिर सो गए, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, उसको हमको क्या करना है कि बीमारी से भी बचाना है। जो सीड्स वगैरह हमने जो ग्रेन्स रखे हैं उसको फंगल्स कंपोनेंट से भी हम लोग उसको बचाना है, किसी तरह से उसको माइक्रोवेव से भी बचाना है। ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करना है कि कुछ जो स्टेप्स जो है वो हम लोग को लेना पड़ता है। तो अलग अलग तरह के वायरस डिजीज जो होते हैं उसको सेव करना है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, एप्लीकेशन द एंटीबायोटिक एंड फंगल कंपाउंड्स। इसके लिए क्या करना है, कुछ एंटीबायोटिक और फंगल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। डिजीज शुड बी द सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी सीड्स, और जिस सीड्स में बीमारी है या जिस क्रॉप में ग्रेन्स में बीमारी है उसको अलग कर देंगे, जो हेल्दी है उसको सबसे पहला काम ये सेपरेट कर देंगे। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेट से भी हम लोग को क्रॉप्स को बचाना है। क्रॉप पेट्स अगर हम लोग बात करते हैं तो डैमेज द क्रॉप इंसेक्ट मस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव बट द मैमल्स एंड द माइस आर टू बी द प्रेगनेंट। तो ये चूहा वगैरह जो है वो बहुत ही हमारा बर्बाद करता है फसल को। इस एरिया में हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो रैट ग्रुप बन जाए। बट ऑल्सो द क्रॉप सपोर्ट, चिड़िया जो है वो भी उसको बर्बाद करती है, तो उससे भी हम लोग को बचाना है। अब इससे बचाने के लिए क्या करना है, कुछ स्टेप्स हमको लेना है। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, फंगलसाइड्स का इस्तेमाल करना है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। इसका स्प्रे करेंगे तो उससे हम लोग बच सकते हैं। इंक्रीजिंग द अब क्रॉप इसको कैसे उसको बढ़ाना है। जैसे मान लो कि हम लोग एरिया कम है लेकिन हमको क्या चाहिए, क्रॉप ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहला दिमाग में ये होना चाहिए कि जो बीज की क्वालिटी है, जो सीड की क्वालिटी है, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक ना? जिससे हम लोग पर यूनिट एरिया जो है वो हम लोग उसको बढ़ा सकें। सीड का जर्मिनेशन जो प्लांट्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद जो टेक्निक जो है वो मिक्स कल्टीवेशन या क्रॉप रोटेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मिक्स कल्टीवेशन क्या है, तो मिक्स कल्टीवेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक साथ में 2-3 तरह के एक ही सीजन के क्रॉप्स को हम लोग एक साथ उसमें लगाते हैं, तो ये हमारा मिक्स कल्टीवेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन क्या है, तो क्रॉप रोटेशन क्या है कि क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस द ग्रोइंग द मोर डिसिमिलर्स, अलग अलग तरह के दो अलग तरह के डिसिमिलर्स क्रॉप जो होते हैं एक ही फील्ड में लगाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो इस तरह से मान लो कि इस साल हमने गेहूँ की खेती की, फिर अगले बार धान की खेती की,
फिर अगले बार हमने मक्की मैज की खेती की, फिर हमने अरहर की खेती की। तो एक ही फील्ड में हम लोग एक से दो तरह के भी, हम लोग 3 तरह के भी फूड्स इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रीस्टोर हो जाता है, ठीक ना। अब एक ही तरह के कर देंगे तो उसका क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स उसी तरह के डेवलप होते हैं। अलग अलग तरह के करेंगे तो सॉइल में उस तरह के न्यूट्रिशन आ जाता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन साइकिल्स। क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल इज द नेचुरल फिनोमेना विच इज द नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड टू द प्लांट एंड एनिमल्स एंड द लेटर्स रिटर्न्स टू द एटमोसफियर। क्या होता है कि नाइट्रोजन जो क्या होता है एटमोसफियर में जाता है, एटमोसफियर से फिर वापस वो सॉइल में आता है। तो इसका एक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल्स है। इसको आप इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन टेकन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक तरह का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से एटमोसफियर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको हम लोग नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन occurs mainly during the lighting और by night fixing bacteria और blue algae। और ये कैसे होता है, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, नेचुरली जब लाइटिंग होता है। लाइटिंग हम लोग देखें जो बरसात के टाइम होता है उस पीरियड में होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा होगा या तो ब्लू एल्गी के द्वारा होता है। अब आता है कि फूड फ्रॉम द एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोवाइडिंग द फूड। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फूड कोई प्रोवाइड करता है तो 2 चीज़ ही करता है, और बेसिकली 2 ही सोर्सेस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस दोनों को हम लोग बड़ा ध्यान से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टैमिंग एंड कीपिंग द एनिमल्स टू द डोमेस्टिक पर्पस इज कॉल्ड टू द डोमेस्टिकेशन। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि उसको हम लोग पालते हैं। एक क्या करते हैं कि हम लोग उसको एक प्रोसेस होता है, उसको एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं कि डोमेस्टिक पर्पस में उसको रखते हैं, उसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, द रेयरिंग, द मैनेजमेंट ऑफ केयर द एनिमल्स, द फूड एंड अदर इज कॉल्ड द एनिमल। तो जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग पालते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका देख रेख करते हैं, उससे फूड भी निकालते हैं, उसके सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। सम फूड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमल्स। कुछ जो फूड है वो हम लोग को एनिमल से बचाना पड़ता है, जैसे पोल्ट्री एनिमल्स लाइक द हेंस एंड डक्स आर सोर्स ऑफ द एग एंड मीट। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स को एनिमल्स के द्वारा जो फूड प्रोडक्ट मिलता है, तो एक जो है हम लोग का पोल्ट्री से मिलता है, मीट से मिलता है। इस तरह से मीट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, चिकन, गॉड्स, द एनिमल्स, प्रॉन्स, फिशेस, तो इससे हमको मिल जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक द काउ, बफेलो एंड गॉट आर ऑल्सो गिव द मिल्क एंड द हनी ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बीज। रेयरिंग द हनी बीज इज कॉल्ड टू द एपीकल्चर। और जब हम लोग हनी को लगाते हैं, हनी जो जिस प्रोसेस में होता है उसको हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है।